अच्छा, ये जो स्ट्रोक है, इसके आने की वजह क्या है? क्यों आता है आ जाए मतलब ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रोक आना तो एक हेल्दी आदमी है, एक चलता-फिरता आदमी है, उसको अचानक से स्ट्रोक आए, तो इसकी वजह क्या? अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो मेडिकेशंस पे है, तो उनके मेडिकेशंस को मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है। भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि यंग स्ट्रोक भी कॉमन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। ब्रेन स्ट्रोक, जिसे आम भाषा में पैरालिसिस या फिर लकवा कहा जा सकता है, इसका अटैक आम लोगों को समझ में आती है जो बात, वो पैरालिसिस और लकवा है, जो कि एक आम बीमारी है जिसका अटैक का स्ट्रोक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम हैं, इसके लिए क्या अब कोई आधुनिक इलाज संभव है, ये सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेदांता रांची के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार विजयानंद। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। ब्रेन स्ट्रोक, जिसे आम जुबान में अगर कहा जाए तो लकवा या पैरालिसिस कहते हैं, इस बीमारी या कहें कि इस अटैक के होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ब्रीफ़ली कि जो ब्रेन स्ट्रोक जो आप बोल रहे हैं या पैरालिसिस या लकवा आम भाषा में लोग समझते हैं, ये 2 तरह का होता है। एक है जो है जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें जो हमारे ब्रेन की खून की नसें हैं, वो फट जाती हैं और ब्लड फैल जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें खून की नली जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, उसमें रुकावट आ जाती है, उसमें क्लॉट बन जाता है और जो एरिया उस ब्लड वेसल से सप्लाई होता है ब्रेन को, वो ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण मरीज को लक्षण होते हैं। अच्छा। अब ये जो अटैक है ये सडन होता है, अचानक मरीज को सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इन सिम्टम में जो प्रमुख सिम्टम्स है, जैसे अचानक आवाज़ में लड़खड़ाहट होना, चेहरे का टेढ़ापन होना, किसी हाथ पाँव में एक तरफ कमजोरी होना, दृष्टि में परिवर्तन, देखने में धुंधलापन। धुंधलापन या डबल दिखना अच्छा। और चलने फिरने में बैलेंस की कमी होना, ये सब सिम्टम्स हैं जो कॉमनली ब्रेन स्ट्रोक में देखने को मिलते हैं। और सिम्टम का जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल अचानक होती है। अच्छा। तो लेकिन अभी भी काफ़ी अवेयरनेस की कमी है, जिस कारण शुरुआत में बहुत लोग इस सिम्टम्स को पहचानने में देरी करते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक के मामले में ये देखा गया है कि जो सिम्टम्स को पहचान कर अगर मरीज़ जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं और हम जल्दी इलाज अगर शुरू करें, तो उसका जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा। मरीज़ को जितनी जल्दी इलाज शुरू हो और उतना जल्दी उसकी जो डिजेबिलिटी है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मरीज़ की जान हम लोग बचा सकते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक में एक नया एक थ्रोम्बोलाइसिस एक है उपचार है, उपचार है। जिसको अभी काफ़ी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके जो आउटकम है ये काफ़ी मतलब अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें मरीज को 4.5 घंटे के अंदर ही एक मेडिसिन है वो हम लोग देते हैं। अच्छा, मतलब ये जो अटैक हुआ उसके 4.5 घंटे के घंटे अंदर? के अंदर अगर मरीज अस्पताल पहुंच जाए और हम उसको लक्षण को पहचान कर इस्केमिक स्ट्रोक डायग्नोज करें, जिसमें कि खून की नली में रुकावट हो जाती है, तो हम लोग उस रुकावट को दूर करने के लिए, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए अच्छा। हम लोग एक मेडिसिन देते हैं। बट लेकिन उसको हम 4.5 घंटे के अंदर ही दे सकते हैं। अच्छा, 4.5 घंटा अगर पार कर गया तो फिर उसका तो क्या फिर फ़ायदा है? उसकी इफ़िकेसी कम हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो जो फ़ायदा है उसके मिलने के चांस कम हो जाते हैं और नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मरीज को जल्दी से लक्षणों को पहचान कर अस्पताल पहुंचना तो बहुत जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचना Exactly. ज़रूरी है। अच्छा, ये जो स्ट्रोक है, इसके आने की वजह क्या है? क्यों आता है आ जाए मतलब ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रोक आना तो एक हेल्दी आदमी है, एक चलता-फिरता आदमी है, उसको अचानक से स्ट्रोक आए, तो इसकी वजह क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है एज। जो ये पैरालिसिस का अटैक है, जो ब्रेन स्ट्रोक है, ये ज़्यादातर हम लोग ओल्ड एज में देखते हैं। हालांकि यंग एज में भी स्ट्रोक होने का चांस खतरा रहता है। तो इसके जो रिस्क फैक्टर है वो है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटापा है, अच्छा। लाइफस्टाइल अगर उनका ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को
हार्ट अटैक सॉरी ब्रेन अटैक आने का, ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा रहता है। लाइफ स्टाइल से क्या मुराद है, मतलब क्या किस तरह की लाइफ स्टाइल होना खतरनाक है और क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? लाइफ़स्टाइल में जैसे सबको पता है, जैसे जो कार्डियक रिस्क फैक्टर के लिए जो हम लोग बोलते हैं वही एप्लीकेबल होता है ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी, अच्छा। कि आप अच्छा खान-पान रखें, अपनी जो अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है तो उसको नियंत्रण में रखें, मॉर्निंग वॉक करें, वॉक मतलब फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे से रखें, एक्सरसाइज़ करें, जो आपकी जो किसी भी तरह के जो व्यसन है, कोई अगर नशा है उसको ना करें, जैसे कि स्मोकिंग है या अल्कोहल है, ये स्ट्रोक होने के खतरे को बढ़ा देता है। तो इन सब चीज़ों से बचना, तो रेगुलर एक्सरसाइज, खान-पान में नियंत्रण, स्ट्रेस में नियंत्रण, तनाव से बचना और किसी बुरी आदतों से बचना, नशे से बचना, नशे से ये बचना। इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा, क्या इसका मौसम से भी कुछ लेना देना है कि गर्मी और ठंड में या ठंड में ज़्यादा होना है स्ट्रोक का आना? हाँ, हम लोग देखते हैं कि जो विंटर्स का सीज़न है, इसमें स्ट्रोक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसमें ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है, अच्छा। क्योंकि जब ठंड का मौसम होता है, तो खून की नली में संकुचन मतलब कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है। तो अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो मेडिकेशंस पे है, तो उनके मेडिकेशंस को मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है डोज़ को इंक्रीज़ किया जाए। तो उसमें हम लोग सलाह देते हैं कि आप ख़ास करके विंटर्स में थोड़ा रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें, और जिसको अगर मॉनिटरिंग ना करने से ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि उस समय हम लोग एल्डरली पॉपुलेशन को बोलते हैं विंटर्स में अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग पे ना जाएं, क्योंकि उस समय ठंड से बचना इंपॉर्टेंट होता है। ठंड से नहीं बचने से अगेन ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होने के चांस रहते हैं। तो जब मौसम में गर्माहट हो, थोड़ी धूप आ जाए, फिर आप वॉकिंग पे निकलिए, और वेरी अर्ली मॉर्निंग ठंड में, ज़्यादा ठंड हो जिस समय, उस समय वॉकिंग पे ना जाएं। अच्छा, जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट होने से या हार्ट अटैक आने से मतलब सीपीआर एक बताया जाता है, क्या इस तरह का कुछ ब्रेन स्ट्रोक के किसी को अगर आता है, किसी में ऐसे लक्षण अचानक से दिखते हैं, घर में है वो, तो क्या घर वालों को भी कुछ चाहिए कि वो अस्पताल ले जाने तक उनके साथ कुछ उस तरह की क्रिया करें? नहीं, स्पेसिफिकली ब्रेन स्ट्रोक के लिए ऐसा नहीं है। ब्रेन स्ट्रोक में हम लोग बस अवेयर करते हैं लोगों को कि आप उनके लक्षणों को पहचानें। कभी-कभी कुछ लक्षण मिस हो जाते हैं और लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक टीआईए है, जिसको साइंटिफिक टर्म में टीआईए बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, या आप आम भाषा में मिनी स्ट्रोक बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि मरीज़ को स्ट्रोक के लक्षण तो आते हैं माइल्डर फॉर्म में, जैसे आवाज़ में लड़खड़ाहट, चेहरे का टेढ़ापन, हाथ में कमज़ोरी, झंझनाहट, और वो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो उसको फिर पेशेंट और उनके रिलेटिव उतनी तवज्जो नहीं देते और इग्नोर कर देते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। बट ये वार्निंग साइन हो सकता है किसी बड़े स्ट्रोक के आने का, जो बाद में बड़े फॉर्म में आता है और जानलेवा हो सकता है। पहले ये एक तरह का मतलब हल्का माइल्ड में दिखता है। जी, तो उस समय अगर वो लक्षण हुआ और ठीक हो गया, तो उसको इग्नोर ना करें, इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें, वर्कअप कराएँ, और कुछ मेडिसिन हम लोग उसमें स्टार्ट करते हैं वर्कअप करने के बाद, लक्षणों को देखने के बाद, जिसमें कि स्कैन है, ब्लड टेस्ट है, हार्ट की जो जांच है, ये सब हम लोग करते हैं। उसके आधार पे मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेडिसिन स्टार्ट हो जाए, उनके इलाज स्टार्ट हो जाए, तो बड़े स्ट्रोक आने का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, अंत में डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा कि क्या ये सारे, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, वो मेदांता में पहुंच जाता है, तो क्या यहाँ सारी वो मतलब इलाज संभव है, सारा इक्विपमेंट जो आपके पास, जो भी इसमें ज़रूरत होती है, क्या यहाँ से फिर बाहर जाने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है, या यहाँ सारी सुविधा है? नहीं, यहाँ मेदांता में स्ट्रोक के लिए काफ़ी अच्छा सेटअप है हमारे पास। हमारे पास 24 आवर एमआरआई और सीटी स्कैन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। और हम लोग आईवी थ्रोम्बोलाइसिस रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले भी मैंने एक यंग लेडी को जिनको स्ट्रोक हुआ था, वो हमारे पास 2 घंटे के अंदर पहुंच गए थे। तो उनको हमने वो खून का जो थ्रोम्बोलाइज खून का जो थक्के को डिसॉल्व करने के लिए जो मेडिसिन है, वो हमने दी, आईवी थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं उसको, जिससे उनका काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ।
तो और हमारे पास इन केस अगर कोई सर्जिकल उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है तो हमारे पास न्यूरोसर्जन है, हमारे पास एक अच्छा न्यूरो आईसीयू है डेडिकेटेड, हमारे पास न्यूरो वार्ड है, ट्रेन्ड टेक्नीशियंस हैं। तो हमारे पास स्ट्रोक को डील करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि एक संदेश के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को अवेयर करने के लिए? हाँ, एक चीज़ मैं इस पे बोलूँगा कि स्ट्रोक के लिए अभी भी अवेयरनेस की काफ़ी कमी है और जो स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर हैं, उनको पहचान कर उनके लिए कदम उठाना, डॉक्टर से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो लाइफ़स्टाइल है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको नियंत्रण में रखें। अब किसी भी तरह के व्यसन से बचें, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से दूर रहें। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि यंग स्ट्रोक भी कॉमन है। यंग पेशेंट्स में जो जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं है उनमें भी स्ट्रोक हो सकता है, तो वो भी अपनी जो स्क्रीनिंग है जो इन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और इसके लिए और मोटापे से बचने का कि अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा है तो उसके लिए भी आपको उसको रिस्क फैक्टर मानकर उससे बचना। तो यंग पेशेंट के एल्डरली ग्रुप के साथ साथ यंग पेशेंट की भी स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि वैस्कुलर मालफॉर्मेशन, खून की नली में जो बनावट में जो दोष हो जाता है उसके कारण भी कभी-कभी यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है स्ट्रोक का। तो यंग पेशेंट को भी प्रभावित कर सकता है और एल्डरली को तो प्रभावित करता ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो इस तरह डॉक्टर कुमार विजय आनंद जो मेदांता रांची में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो सुझाव आपको दिए, जो उन्होंने रिस्क बताया, उन सारी चीज़ों का पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को ये लक्षण दिखता है, यानी स्ट्रोक के लक्षण दिखते हैं, लकवा के लक्षण दिखते हैं, जो भी लड़खड़ाहट है बोलने में या फिर चलने में, बैलेंस का गड़बड़ाना है या टेढ़ापन मुँह का है, ये सारी चीज़ें अगर दिखती हैं तो 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचना ये बहुत आवश्यक है। इस पर ज़रूर ध्यान रखें ताकि समय बर्बाद ना करते हुए आप अपने जीवन को बचा सकें, खुद को पैरालाइज्ड होने से बचा सकें। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।